क्या हो अगर मतलब सोचिए कि किसी अंधेरे कमरे में जो खौफ महसूस होता है वो किसी दूसरी दुनिया की रूह का ना हो। क्या हो अगर वो खौफ, वो प्रेत दरअसल एक ऐसा गहरा दर्द हो जिसे हमारे ही समाज ने अपनी झूठी इज्जत के नीचे जिंदा दफना दिया हो। बिल्कुल। और आज हम जिस स्रोत पर ये गहन चर्चा करने वाले हैं ना, वो किसी आम डरावनी कहानी से बहुत बहुत ज्यादा स्याह है। मतलब ये आपको अंदर तक झकझोर देगा। हाँ, और आज का हमारा स्रोत यूट्यूब चैनल मरून फाइल्स से लिया गया है। ये 1970s के दशक के भुवनेश्वर की एक सच्ची घटना पर आधारित है। और इस घटना की सबसे भयानक बात यह है कि ये सिर्फ परछाइयों और अजीब आवाजों तक सीमित नहीं है। सही कहा। ये कहानी हमें उस बिंदु पर ले जाती है जहां चरम इंसानी मजबूरी, मतलब इंसान की बेबसी, एक भयानक मानसिक आघात और एक समझ से परे की अलौकिक शक्ति आपस में टकराते हैं। तो आज का हमारा मकसद भी यही है। हम इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे, ये समझने के लिए कि कैसे एक इंसान की हताशा उसे सीधे मौत के मुंह में ढकेल सकती है, और कैसे दिमाग के अंदर का खौफ एक वास्तविक, मतलब एक जानलेवा साये का रूप ले सकता है। तो चलिए 1976 के दौर से शुरू करते हैं। आराधना नाम की एक युवा छात्रा हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई करने भुवनेश्वर आती है। अब 70 के दशक में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ, समाज का एक अलग ही दबाव होता था ना उस वक्त। बिल्कुल। उस समय का सामाजिक ढांचा ही ऐसा था कि लड़कियों को जल्दी शादी के लिए मजबूर किया जाता था। आराधना के मामले में उसके भाइयों का समर्थन था, लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंची, मतलब उसके सामने एक नई और बेहद व्यवहारिक समस्या खड़ी हो गई। हॉस्टल वाली समस्या है ना। हाँ, कॉलेज के हॉस्टल की सारी सीटें भर चुकी थीं और संचार के साधन आज की तरह तो थे नहीं। मोबाइल फोन नहीं थे। संपर्क का इकलौता जरिया उसके बड़े पापा के घर का लैंडलाइन था। तो एक तरह से आराधना एक अनजान शहर में पूरी तरह फंसी हुई थी। उसे मजबूरन रसूलपुर इलाके में एक पेइंग गेस्ट के तौर पर कमरा लेना पड़ा, वो भी दो अनजान लड़कियों के साथ। और वो कमरा कोई सुकून की जगह नहीं थी। एकदम नहीं। उन लड़कियों के बीच हमेशा एक कड़वाहट रहती थी, झगड़े होते थे। मतलब घर का माहौल इतना घुटन भरा था कि आराधना की मानसिक स्थिति एक उबलते हुए प्रेशर कुकर जैसी हो गई थी। वो बस किसी भी तरह वहां से भागना चाहती थी। देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि जब इंसान इस तरह की हताशा में होता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है। हताशा दिमाग के अलार्म सिस्टम को बंद कर देती है। मतलब उसे खतरे दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। जब किसी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ एक सुरक्षित कोना खोजना बन जाती है, तो वो किसी भी ऐसे विकल्प को पकड़ लेता है जो उसे तुरंत राहत दे। आराधना इसी सर्वाइवल मोड में थी। उसे आसपास के खतरे नजर ही नहीं आ रहे थे। और ठीक इसी समय उसकी जिंदगी में मीता की एंट्री होती है। मीता आराधना की ही क्लास में पढ़ने वाली असम की एक लड़की थी, लेकिन वो सामान्य नहीं थी। हाँ, वो क्लास के बाकी बच्चों से बिल्कुल कटी हुई रहती थी, एकदम खामोश, और हमेशा गहरे काले कपड़े पहनती थी या फिर अपना सिर एक काले स्कार्फ से ढक कर रखती थी। जो कि अपने आप में काफी अजीब लगता है। अजीब तो है, लेकिन मनोविज्ञान में ऐसे व्यवहार को एक अदृश्य ढाल या रक्षा तंत्र के रूप में देखा जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति समाज से खुद को पूरी तरह अलग कर लेना चाहता है या खुद को छिपाना चाहता है, तो वो ऐसे तरीके अपनाता है। लेकिन मीता का ये अलगाव उसे कॉलेज के बच्चों के बीच एक आसान शिकार बना रहा था, है ना। उस वक्त रैगिंग को बहुत हल्के में लिया जाता था। बच्चे मीता को चुड़ैल बुलाते थे। जो कि बहुत अमानवीय है। बिल्कुल। एक घटना तो बेहद परेशान करने वाली है। मोनालिसा और जयंती नाम की दो लड़कियों ने मीता को वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। अब सोचिए, आम तौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी लड़की रोएगी, मतलब मदद मांगेगी या डर जाएगी। हाँ, स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो यही होती है। लेकिन मीता वॉशरूम के अंदर से एक ही बात चिल्ला रही थी, मैं काली चुड़ैल हूं, मैं काली चुड़ैल हूं। बाप रे, ये प्रतिक्रिया सामान्य डर या घबराहट के दायरे में बिल्कुल नहीं आती। जब कोई इंसान खुद को बुली करने वालों के दिए गए भयानक नाम को ही अपनी पहचान बना ले, तो ये एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक विक्षोभ का इशारा है। या फिर मतलब अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें, तो क्या ये इस बात का संकेत था कि मीता के अंदर कोई ऐसी डार्क पर्सनैलिटी आकार ले रही थी? हाँ, बिल्कुल संभव है। एक ऐसी शक्ति जो उसे ऐसे हमलों के वक्त महसूस होती थी। खैर, आराधना ने वही किया जो कोई भी समझदार इंसान करता। उसने इस ज्यादती का विरोध किया, मीता को वॉशरूम से बाहर निकाला और उन लड़कियों को फटकार लगाई। आराधना ने एक दोस्त के नाते मदद का हाथ बढ़ाया था।
लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी आपकी सबसे अच्छी नीयत ही आपको सबसे भयानक जाल में फंसा देती है। सच में? आराधना की ये हमदर्दी और उसकी खुद की एक कमरा खोजने की मजबूरी उसे सीधे मीता के घर तक ले गई और यहाँ से उन चेतावनियों का सिलसिला शुरू होता है जिन्हें देखकर कोई भी आम इंसान भाग खड़ा होता। मनोविज्ञान में इस हिस्से को कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है, लेकिन ये उसका सबसे चरम और खतरनाक रूप था। देखिए, आराधना ने जिस दिन मीता की मदद की, उसी दिन बस स्टॉप पर मीता ने जमीन की तरफ घूरते हुए एक बहुत अजीब बात कही थी। वो भविष्यवाणी वाली बात। हाँ, उसने कहा कि आराधना को इस साल कहीं कोई दूसरा कमरा नहीं मिलेगा। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक तरह की खौफनाक भविष्यवाणी थी। और वो सच भी साबित हुई, लेकिन बहुत ही डरावने तरीके से। उसी रात, जो कि शुक्रवार था और अमावस्या भी थी, उन दोनों लड़कियों के साथ खौफनाक घटनाएं घटीं जिन्होंने मीता को परेशान किया था। मोनालिसा और जयंती के साथ। हाँ, मोनालिसा को अचानक ऐसा रहस्यमयी बुखार आया कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाई, और दूसरी तरफ जयंती का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके सिर पर गहरी चोट आई। आराधना की सहेलियों ने उसे साफ साफ कहा कि मीता काला जादू करती है। जब इस तरह की चीजें एक साथ होती हैं ना, अमावस्या, शुक्रवार की रात और उन लोगों का शिकार होना जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया हो, तो ये महज संयोग नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। लेकिन आराधना का दिमाग इन सारे संकेतों को खारिज कर रहा था। कन्फर्मेशन बायस यही करता है, क्योंकि आराधना को मीता का वो बड़ा घर मिल रहा था और उसकी अपनी परेशानी हल हो रही थी, इसलिए उसका अवचेतन मन इन सारी घटनाओं को अंधविश्वास का नाम दे रहा था, खुद को तसल्ली देने के लिए। और उस घर की बनावट भी तो देखिए, एक बहुत बड़ा घर जिसमें 4 कमरे हैं, लेकिन एक कमरा हमेशा बाहर से बंद रहता है। और घर की दीवारों पर किसी भगवान की कोई तस्वीर नहीं है। हाँ, इन सब के बावजूद आराधना वहां शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद एंट्री होती है काम वाली बाई की, जिसने जो खुलासे किए वो सीधे तौर पर बता रहे थे कि उस घर में इंसान के अलावा भी कुछ रहता है। कामवाली बाई की बातें असल में पूरे मामले की चाबी थीं। उसने बताया कि मीता हर शुक्रवार उसे काम पर आने से मना कर देती थी, और जब शनिवार सुबह वो घर साफ करने आती तो मीता के कमरे के बाहर राख पड़ी होती थी। राख? और वो जलने की बदबू भी ना? बिल्कुल, एक अजीब सी जलने की बदबू पूरे घर में फैली होती थी। सिर्फ राख ही नहीं, बाई ने ये भी बताया कि घर में खाना बहुत कम बनता था, लेकिन फिर भी किलो किलो भर सरसों के दाने 2-3 दिन के अंदर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे। सरसों के दाने? ये तो तांत्रिक क्रियाओं का सीधा संकेत है। हाँ, और इसके अलावा मीता अक्सर अपनी एक दोस्त मौसमी का जिक्र करती थी। एक ऐसी दोस्त जो सिर्फ रात के अंधेरे में घर आती थी और सुबह की पहली किरण से पहले ही गायब हो जाती थी। मतलब आज तक किसी ने मौसमी का चेहरा नहीं देखा था। ये सारी चीजें एक क्लासिक डरावनी कहानी की तरह लगती हैं। एक बंद कमरा, गायब होता सरसों, रात के अंधेरे में आने वाली अदृश्य दोस्त। अक्सर हम ऐसा क्यों करते हैं कि स्थानीय लोगों या काम वाली बाई की इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं? शायद इसलिए कि हम खुद को बहुत आधुनिक मानते हैं। सही कहा, हम खुद को तर्कसंगत साबित करने की कोशिश में रहते हैं। शहरी जीवन और शिक्षा हमें ये सिखाती है कि लोक कथाएं या इस तरह की चेतावनियां सिर्फ अंधविश्वास हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन स्थानीय मान्यताओं में अक्सर पीढ़ियों का वो अनुभव छिपा होता है जो खतरों को भांप लेता है। हाँ, जो अदृश्य और मनोवैज्ञानिक खतरों को पहचानने में सक्षम होता है। आराधना अपनी शिक्षा और तर्क के घमंड में उस खतरे को तब तक झुठलाती रही जब तक कि उसने सीधे उसकी गर्दन पर हाथ नहीं डाल दिया। और वो हमला उस वक्त हुआ जब आराधना सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में थी। यहाँ से इस घटना का वो सिहरन पैदा करने वाला अध्याय शुरू होता है, जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन सा लगता है। क्या हुआ था उस रात? आराधना को पीरियड शुरू हो चुके थे, उसे बहुत तेज बुखार था और वो उस बड़े से डरावने घर में पूरी तरह अकेली थी। मीता कॉलेज गई हुई थी। बीमारी और अकेलेपन से घबराकर आराधना ने घर के लैंडलाइन से अपने बड़े पापा को फोन मिलाया। पैरानॉर्मल और मनोवैज्ञानिक दोनों ही नजरियों से ये स्थिति बेहद नाजुक होती है। देखिए, शारीरिक बीमारी, तेज बुखार और माहवारी का समय, ये सब चीजें मिलकर एक इंसान की ऊर्जा को बहुत निचले स्तर पर ले जाती है। मतलब वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से टूट चुकी थी। बिल्कुल, इंसान का रक्षात्मक आभा मंडल, जिसे ऑरा कहते हैं, वो कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आसानी से हावी हो सकती है। और बड़े पापा की प्रतिक्रिया इसी बात को साबित करती है।
आराधना ने किसी को नहीं बताया था कि उसने मीता के घर में शिफ्ट कर लिया है, लेकिन बड़े पापा, जो खुद देवी काली के एक बहुत बड़े साधक थे, उन्होंने फोन की दूसरी तरफ आराधना की आवाज सुनते ही एक खौफनाक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, तूने कमरा बदल लिया है ना? तू इस वक्त अशुद्ध है, तेरी ऊर्जा बहुत कमजोर है और तेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हे भगवान, ये ऐसा था जैसे उनके आध्यात्मिक अभ्यास ने एक रडार की तरह काम किया हो, जिसने उस अदृश्य खतरे को दूर से ही भांप लिया था, जो आराधना की तरफ बढ़ रहा था। हाँ, और वो आध्यात्मिक रडार बिल्कुल सटीक था। बड़े पापा की साधना ने उस वाइब्रेशन को पकड़ लिया था, जो आराधना के चारों तरफ इकट्ठा हो रही थी। एक बहुत शक्तिशाली हिंसक ऊर्जा आराधना के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। और उस चेतावनी के सच होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो रात के 1:30 बजे का वक्त था। बाहर तेज हवाओं का शोर था और आराधना के कमरे में एक भयानक सन्नाटा। अचानक आराधना की आंख खुलती है। कुछ आवाज आई थी उसे। हाँ, उसे बाहर किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं और अजीब तरीके से हंस रहे हों। फिर उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से धुआं अंदर आने लगता है, जलते हुए सरसों की वही दमघुटू बदबू जिसका जिक्र काम वाली बाई ने किया था। बाप रे! आराधना उठकर देखना चाहती है, लेकिन उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। इस शारीरिक सुन्नपन को अक्सर स्लीप पैरालिसिस का नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग था, है ना? बिल्कुल अलग था। आराधना पूरी तरह होश में थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसका गला घोट रहा है। मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर यह किसी भी इंसान को पागल कर देने के लिए काफी है। जब आपको ये समझ आए कि जिस इंसान के घर में आपने शरण ली है, जो आपको सुरक्षित लग रहा था, असल में वही आपका शिकार कर रहा है। एकदम सही। गले पर पड़ते उस अदृश्य दबाव के बीच जब आराधना सांस भी नहीं ले पा रही थी, तब उसने अपना सारा ध्यान देवी काली के एक मंत्र पर केंद्रित कर दिया। वो मन ही मन अपनी इष्ट देवी, जिन्हें वो प्यार से बिट्टू कहती थी, उनका नाम जपने लगी। और इस मंत्र की शक्ति ने जरूर किसी अदृश्य ढाल की तरह काम किया होगा। हाँ, गले पर से दबाव अचानक हट गया। आराधना कांपते हुए बिस्तर से उठी। उसे लगा कि शायद ये तेज बुखार की वजह से आया कोई बुरा सपना है, लेकिन जब वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आई और उसने मीता के कमरे के बंद दरवाजे के सुराख मतलब की होल से अंदर झांका, तो जो दृश्य उसने देखा वो इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी था। की होल से दिखने वाला वो दृश्य ही इस पूरे मामले को एक मनोवैज्ञानिक घटना से ऊपर उठाकर एक खौफनाक पैरानॉर्मल रहस्य बना देता है। क्या देखा उसने? उसमें सरसों के दाने डाल रही है, लेकिन सबसे खौफनाक पल वो था जब आग के सामने बैठी वो इंसान अचानक एक विशाल काले साये में बदल गई। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। एक साया? हाँ, वो परछाई मीता के शरीर के आर पार हो रही थी और उसे सिर से पैर तक सूंघ रही थी। उस साये को देखकर आराधना का दिमाग इस कदर सुन्न पड़ गया कि डर के मारे उसका वहीं पेशाब निकल गया। वो किसी तरह खिसकती हुई वापस अपने कमरे में गई और खुद को अंदर से लॉक कर लिया। हे भगवान! तभी बाहर से एक रूह कपा देने वाली चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। एक मुर्दा सन्नाटा छा गया। देखिए, तांत्रिक क्रियाओं में सरसों जलाना एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका माना जाता है, खासकर नकारात्मक शक्तियों का आह्वान करने के लिए। वो काला साया जो मीता को सूंघ रहा था, वो दरअसल उस शरीर पर पूरी तरह हावी होने की प्रक्रिया थी। मतलब वो पोजेशन था। हाँ, वो इकाई किसी बलि की तलाश में थी। जब वो साया आराधना के कमरे की तरफ बढ़ा होगा, तो आराधना के लगातार जपे जा रहे मंत्र की सकारात्मक ऊर्जा ने उसे दरवाजे पर ही एक झटके के साथ रोक दिया होगा। वो चीख उसी नाकामी या उस शक्ति के पीछे हटने की आवाज थी। लेकिन इस हमले का शारीरिक असर इतना भयंकर था जिसे कोई विज्ञान नहीं समझा सकता। क्या हुआ आराधना को? अगली सुबह आराधना बिना किसी से नजर मिलाए सीधे कॉलेज भाग गई। क्लास में बैठते ही उसे भयानक उल्टियां शुरू हो गईं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। क्यों? क्या रिपोर्ट आई? आराधना के शरीर में हीमोग्लोबिन बिल्कुल खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बीती रात किसी चीज ने उसके शरीर का सारा खून सोख लिया हो। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। अचानक से शरीर का सारा खून, सारी जीवन ऊर्जा इस तरह गायब हो जाना, ये किसी भी शारीरिक बीमारी के लक्षण नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उस रात सुराग से देखा गया वो काला साया कोई मतिभ्रम नहीं था। उस अलौकिक शक्ति ने आराधना के आभा मंडल को चीरकर उसकी जीवनी शक्ति को शाब्दिक रूप से खींच लिया था। हाँ, गनीमत ये रही कि आराधना का परिवार उसे तुरंत वहां से निकालकर अपने शहर बारीपदा ले गया। वहां एक लंबी तांत्रिक पूजा चली, जिसके बाद आराधना को एक रक्षा लॉकेट पहनाया गया। और उस लॉकेट का असर हुआ? बहुत असर हुआ।
लॉकेट पहनते ही उसे लगा जैसे कोई बहुत भारी अदृश्य चट्टान उसके सीने से हट गई हो। आराधना की जान तो बच गई, लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक और विचलित करने वाला हिस्सा अभी बाकी है, जो महीनों बाद सामने आया। हाँ, महीनों बाद जो सच्चाई बाहर आई वो किसी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी है। क्योंकि सबसे गहरे और खौफनाक सच अक्सर किसी प्रेतवादित घर में नहीं, बल्कि हमारे इसी समाज के दबे हुए पन्नों में मिलते हैं। एकदम सही। कुछ महीनों के बाद जब आराधना अपनी डिग्री लेने वापस भुवनेश्वर आई, तो वो अपनी एक सहेली के साथ मीता का हाल जानने उसके घर गई। वहां सिर्फ मीता की नानी मौजूद थी। और मीता? नानी ने जो बताया वो सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। मीता अब जिंदा नहीं थी। उस घटना के कुछ समय बाद ही उसे एक पागल खाने में भर्ती कर दिया गया था, जहां महज 20-21 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी। हे भगवान, एक इतनी युवा लड़की का पागल खाने में जाना और फिर दिल का दौरा पड़ने से मर जाना, ये दर्शाता है कि उसका दिमाग और उसका शरीर कितनी भयानक दहशत से गुजर रहा था। वो दर्द उस शरीर की बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। लेकिन मीता का ये खौफ उस घर से नहीं शुरू हुआ था। नानी ने मीता के बचपन का वो रहस्य खोला जिसे परिवार ने इज्जत के नाम पर सालों तक दफना कर रखा था। कैसा रहस्य? जब मीता सिर्फ 10 साल की थी ना, तब उसके अपने ही चचेरे भाई और उसके एक दोस्त ने घर के पीछे मीता का बेरहमी से रेप किया था। उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया था। ये बहुत भयानक है। और इससे भी बुरा क्या था पता है? जब परिवार को ये बात पता चली तो उन्होंने उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के बजाय, पुलिस में जाने के बजाय, डॉक्टरों को पैसे खिलाकर ये सच छिपा लिया। अपनी झूठी पारिवारिक इज्जत बचाने के लिए उस भयानक जुर्म पर पर्दा डाल दिया गया। ये सुन के दिमाग सन रह जाता है। ये चरम इंसानी क्रूरता है। एक 10 साल की बच्ची जिसने अपने ही घर में अपने ही लोगों के हाथों ऐसा दर्दनाक आघात झेला, हाँ, और फिर उसी परिवार ने उसकी आवाज को हमेशा के लिए कुचल दिया। ये एक्सट्रीम ट्रॉमा का वो स्तर है जहां एक इंसान का पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा बिखर जाता है। बिल्कुल। और इसके बाद परिवार ने उसे सबसे नजरें चुराने के लिए एक दूर के आश्रम स्कूल में भेज दिया। वहां मीता की मुलाकात कविता नाम की एक लड़की से हुई जो उसकी इकलौती दोस्त बनी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कुछ समय बाद कविता की मलेरिया से मौत हो गई। फिर एक और सदमा। हाँ, और नानी का कहना था कि मीता के उस टूटे हुए दिमाग और खाली हो चुके शरीर पर उसी कविता की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। मीता अक्सर अजीब सी आवाज में कहती थी, कविता जिंदा है, मुझे बस एक शरीर चाहिए। बाप रे। बड़े पापा ने भी उस रात आराधना को बचाने के बाद यही कहा था कि मीता के साथ एक बेहद शक्तिशाली आत्मा जुड़ चुकी है जो एक बलि लिए बिना शांत नहीं होगी। देखिए, यहाँ आकर ये पूरी घटना दो बहुत ही गहरे रास्तों पे बढ़ जाती है। एक तरफ ये साफ तौर पर एक पैरानॉर्मल केस लगता है। जब किसी व्यक्ति के साथ इतना भयानक ट्रॉमा होता है तो उसका सुरक्षात्मक आभा मंडल पूरी तरह नष्ट हो जाता है। वो अंदर से एकदम खाली हो जाती है। हाँ, वो एक खाली बर्तन की तरह हो जाता है इंसान। ऐसे में कविता जैसी कोई भटकती हुई आत्मा उस खालीपन में आसानी से प्रवेश कर सकती है और उस शरीर पर हावी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ एक और नजरिया सामने रखना चाहता हूँ। क्या यह संभव नहीं है कि ये पूरी घटना मनोविज्ञान के एक बेहद जटिल डिसऑर्डर का नतीजा हो? मतलब क्या वो सचमुच कविता की आत्मा थी? आप मल्टीपल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं? हाँ, या फिर एक 10 साल की बच्ची का टूटा हुआ दिमाग जिसने उस असहनीय दर्द और खौफ से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए एक काल्पनिक हिंसक रक्षक का निर्माण कर लिया था, जिसे वो कभी मौसमी तो कभी कविता बुलाती थी। ये तर्क डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID की तरफ इशारा करता है, और ये बहुत तार्किक भी है। जब दिमाग एक ऐसे आघात से गुजरता है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो खुद को अलग अलग हिस्सों या अल्टर पर्सनालिटीज में तोड़ लेता है। जैसे मीता ने किया। बिल्कुल। मीता के अवचेतन मन ने शायद एक ऐसी डार्क पर्सनालिटी गढ़ ली थी जो बहुत ताकतवर और हिंसक थी, ताकि कोई दोबारा मीता को नुकसान न पहुंचा सके। वॉशरूम में उसका खुद को काली चुड़ैल कहना इसी बात का सबूत हो सकता है कि वो हिंसक रक्षक बाहर आ रहा था। लेकिन फिर एक सवाल उठता है ना, अगर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर था तो आराधना के शरीर से वो खून अचानक कहाँ गायब हो गया? वो बंद कमरे के बाहर जलती हुई सरसों की गंध, और सबसे बड़ी बात, दूर बैठे आराधना के बड़े पापा का उस अदृश्य खतरे को बिना कुछ जाने भांप लेना। हाँ, ये चीजें DID से नहीं समझाई जा सकती। वही तो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सिर्फ मनोविज्ञान की किताबों से नहीं समझाया जा सकता।
ये मनोवैज्ञानिक आघात और अलौकिक शक्तियों का एक ऐसा जानलेवा मिश्रण है जहां ये तय करना मुश्किल है कि इंसान का दिमाग कहाँ खत्म होता है और परछाइयों की दुनिया कहाँ से शुरू होती है। ये इस कहानी का सबसे जटिल हिस्सा है। ये संभव है कि चरम मनोवैज्ञानिक आघात ने ही उन डार्क अलौकिक शक्तियों को आकर्षित किया हो। जब समाज न्याय करने में विफल रहता है, बिल्कुल। जब एक मासूम बच्चे के दर्द को दबा दिया जाता है, तो वो दर्द ब्रह्मांड में कहीं तो अपनी जगह बनाता ही है। वो एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है जो अंततः विनाश का कारण बनती है। इस पूरी घटना की सबसे बड़ी और दर्दनाक विडंबना यही है यार, आराधना मीता को कॉलेज के उन लड़कों से, उन गुंडों से बचाना चाहती थी जो उसे परेशान कर रहे थे। हाँ, वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन आराधना को ये अंदाजा ही नहीं था कि मीता के अंदर उसके अतीत के अंधेरे में जो राक्षस बैठे हैं वो उन कॉलेज के लड़कों से करोड़ों गुना ज्यादा खौफनाक हैं। मीता खुद हर पल एक ऐसी भयानक लड़ाई लड़ रही थी जिसमें जीतना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। वो खुद अपनी ही रक्षक और अपना ही शिकार बन चुकी थी। बिल्कुल। झूठी इज्जत की खातिर सच को छिपाने की समाज की इस फितरत ने एक बच्ची के दर्द को एक ऐसी खूंखार इकाई में तब्दील कर दिया जिसने न सिर्फ मीता को अंदर से खोखला कर दिया, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले हर इंसान के लिए एक जानलेवा खतरा पैदा कर दिया। इस घटना को सिर्फ एक भूत की कहानी कहकर खारिज कर देना बहुत आसान है, लेकिन यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बार जब किसी पुरानी इमारत या खामोश कमरे में कोई साया नजर आए या डर लगे, तो सवाल ये होना चाहिए कि वो साया आया कहां से। सही बात है। हम अक्सर खंडरों में भूत ढूंढते हैं, लेकिन उन चीखों का क्या जिन्हें यह समाज चार दीवालों के भीतर अपनी इज्जत के नाम पर जिंदा दफना देता है? क्या वही अनकहा दर्द, वो घोंटी हुई चीखें समय के साथ सड़कर उन प्रेतों का रूप नहीं ले लेती जो पलटकर हमें ही अपना शिकार बनाते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद सबसे भयानक राक्षस वो नहीं है जो दूसरी दुनिया से आते हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें हम खुद अपनी खामोशी से जन्म देते हैं। और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।